होता है इसका न्यूमेरिकल, अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे करोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार दोबारा, क्या मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ा रखा है? जिन लोगों ने मेरे सेंटर ऑफ मास के लेक्चर को नहीं पूरा किया है, उसकी पहली और फोरमोस्ट ड्यूटी है कि सबसे पहले अपने सेंटर ऑफ मास के लेक्चर, सर्कुलर मोशन। क्या मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा रखा है? कितने लोगों ने सर्कुलर मोशन मेरे से नहीं पढ़ा हुआ? आपके पास 2 दिन का टाइम है मैक्सिमम। कितने दिन का? 2 दिन। मैंने ज्यादा दिया वैसे, हाँ 2 दिन है, ठीक है कर लोगे। परसों टेस्ट है इनका, तुम्हारे पास पूरे 2 दिन का टाइम है, आज और कल के लेक्चर। 2 दिन में तुम लोगों ने अपने सर्कुलर मोशन के सारे लेक्चर को क्या करना है? कंप्लीट। 2 दिन में क्या खत्म करना है? सर्कुलर मोशन के सारे लेक्चर। अगर तुमको सर्कुलर मोशन नहीं आया तो रोटेशन में दिक्कत आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर्कुलर मोशन का लेक्चर आपने हर हाल में 2 दिन में क्या करना है? कंप्लीट। आपके पास कब कब टाइम है? ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक। अब सुनो, जो लोगों ने पढ़ रखा है मुझे बताओ, तब मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है? यस, वेरी गुड हर्षिता। सर्कुलर मोशन भी चीजें घूम रही होंगी, है ना। पहले समझो, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ना किस चीज के बारे में? रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना। मैं डिटेल में बताता हूं। पहले एक बेसिक डिफरेंस क्या है? सर्कुलर मोशन में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? बोलो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोलो बेटा, हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के बारे में? सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, मान लो मैं अपनी कार लेके किसी सर्कल पे घूम रहा हूं, नाउ आई एम नॉट अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो मेरा मोशन अब सर्कुलर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रोटेशनल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा मोशन क्या कहलाएगा? रोटेशनल। मान लो हरजोत अपनी वाइफ को ऐसे ऐसे घुमा रहा है डांस में, इसकी वाइफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगी क्या? नहीं होगी। तो उसकी वाइफ का ये मोशन क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन। ठीक है। हम तभी कहते हैं अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ साइज ऑब्जेक्ट, जब अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन अर्थ जब सन के अराउंड घूम रहा होता है तो उसको हम काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन मान लेते हैं, क्योंकि उतने बड़े डिस्टेंस के लिए अर्थ कैसे कंसीडर किया जाता है? एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अपनी एक्सिस में कैसे मोशन में है? रोटेशनल। कभी सुना है बोला कि अर्थ अपने एक्सिस पे सर्कुलेट कर रहा है? नो, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में? सर्कुलर मोशन में हम किसके डिस्कशन करेंगे बेटा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की। और रोटेशनल मोशन में किसी भी तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर पूरी तरह से? चैप्टर का बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिजिड बॉडी। लिखना नहीं है, समझना है पहले। कैसी बॉडी बोले बेटा? रिजिड बॉडी। मैं बहुत बेसिक से चैप्टर शुरू कर रहा हूं, एक एक बात एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ध्यान से नोट्स बनाते जाना। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करनी है? बोले बेटा, रिजिड बॉडी। तो फिर मन में एक सवाल आता है कि रिजिड बॉडी क्या है? इन जनरल बच्चा ये समझता है कि कोई भी बॉडी जो अपनी शेप एंड साइज चेंज ना करे, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं है। समझो क्या है रिजिड बॉडी। एक बॉडी जब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो तो उस बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डिस्टेंस उसके सेंटर ऑफ मास से वेरी नहीं करना है। समझो, मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं, यहां मेरा सेंटर ऑफ मास है, यहां क्या मेरा सेंटर ऑफ मास। तो मैं यहां से जब चल रहा हूं तो क्या मेरा सर पीछे रह गया? नहीं, साथ जा रहा है। तो जितनी दूरी मेरे सेंटर ऑफ मास से मेरे नाक की है, मेरे कान की है, मेरे हैंड्स की है, मेरे लेग्स की है, वो सब फिक्स है कि चेंज हो रही है? फिक्स है। तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। मान लो मैं चलते समय ऐसे चल रहा हूं, अब मैं रिजिड बॉडी नहीं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बर्ड का मोशन या छोटे ऑब्जेक्ट के मोशन में हम बहुत स्मॉल वेरिएशन को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी कहलाएगा? ऐसी बॉडी जो मोशन के समय में सेंटर ऑफ मास से उसके हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। लिखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज rigid body is defined as a system of particle. Rigid body is defined as a system of particle in which distance between each pair of particles
remains constant, remains constant with respect to time, remains constant with respect to time. ब्रैकेट में लिख लो या पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, which means shape and size of body is not changing, which means shape and size of body is not changing, which means shape and size of body is not changing. यहां ध्यान से देखना बेटा, मान लो ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और इस पे मैं कोई भी दो पॉइंट्स बना लेता हूं, से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. ये मान लो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है. ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशन है बोलो बेटा? इनिशियल पोजीशन. और मान लो इस इनिशियल पोजीशन में ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज माय एक्स. पार्टिकल थोड़ी देर के बाद मूव करके मान लो यहां पहुंच, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन. और अभी भी पार्टिकल के ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर एक्स ही है तो वी विल कंसिडर द पार्टिकल एज अ रिजिड बॉडी. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सेंटर ऑफ मास से देख लो या किसी भी दो पॉइंट का, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मैं कोई दो पॉइंट मेंशन कर दूं और इस मार्कर को मैं ऐसे थ्रो कर दूं, तो क्या इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ. सो दिस मार्कर विल बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी. बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं. ठीक है बेटा? तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं है. कब जिस समय भी चेंज नहीं हो, चेंज अगर उसके बीच में होगी ड्यूरिंग द मोशन, तो वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं रहेगी. ठीक है, लिखो टाइप, जनरल टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. मैं एक बार डिटेल में सब कुछ पूरी बात बता रहा हूं यहां. जनरल टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी या जनरल रिजिड बॉडी मोशन. कल क्लास के बाद 1 घंटा डाउट सेशन है कल आपका, फॉर कंप्लीट कर दो. कल आपका 8 to 9 में डाउट लूंगा फॉर योर वर्क पावर. ठीक है, जो आपका वेडनेसडे का टेस्ट है उसका कोई भी डाउट अगर वर्क पावर एनर्जी का रह गया होगा तो आफ्टर क्लास आई विल टेक द डाउट्स. ठीक है, जो न्यू एडमिशन है वो लोग वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट नहीं देंगे, वो लोग अपने सर्कुलर मोशन के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, जो बाकी लोग हैं वो लोग सबको वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट है. जनरल रिजिड बॉडी मोशन, सबसे पहला इसमें आता है ट्रांसलेशनल मोशन. सबसे पहले क्या आता है इसमें बोलो बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन. इसी को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं. लिखना ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे पहले लिखो ट्रांसलेशनल मोशन. इफ अ बॉडी इज मूविंग सच दैट, if a body is moving such that a line drawn between any two of its internal points, a line drawn between any two of its internal points remain parallel to itself,
द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल टू इटसेल्फ. The motion is said to be translational or rectilinear. The motion is said to be translational or rectilinear. समझना, पहले डेफिनेशन पढ़ो. क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई एक बॉडी है, मान लो मैं एक बॉडी हूं, इधर ध्यान दो, सबका ध्यान मेरी तरफ हो. मान लो मैं एक बॉडी हूं, मैं एक रिजिड बॉडी हूं और मेरे ऊपर कोई 3 पॉइंट्स बना लो. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. दिख रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3. जब मैं चल रहा हूं तो बताना क्या मेरे ये पॉइंट्स के लाइन आपस में पैरेलल है? चेक करो, है ना पैरेलल. अब देखना क्या ये पॉइंट के लाइन आपस में पैरेलल है? बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैं घूमूंगा ये भी क्या कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं. लेकिन मेरे ऊपर अब ये 3 पॉइंट्स बना दो, फिर देखो तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. जब मैं चल रहा हूं तो ये तीनों पॉइंट्स में जो बनने वाली लाइन है, आर दे पैरेलल टू ईच अदर? यस. तो ये मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको बिल्कुल शुरू में भी, मैं जस्ट एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं. तो से दिस इज अ रिजिड बॉडी और इसके ऊपर मान लो कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, ताकि आपको रोटेशनल का कंसेप्ट क्लियर हो. मैं आपको बताता हूं कि रोटेशनल में क्या परेशानी आती है. ये 3 बॉडी है, ये मान लो यहां से यहां पहुंच गया, तो ए पॉइंट भी पैरेलल है, बी पॉइंट भी पैरेलल है और सी पॉइंट भी पैरेलल. ये रिजिड बॉडी के तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है? पैरेलल. तो ये बॉडी क्या कहलाएगा? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लो. मान लो ये कोई इंसान है, इस पे भी 3 पॉइंट्स ले लो, एक मुंडी पे, एक धुन्नी पे. क्या लाइंस पैरेलल है? दोनों किस तरह के मोशन में है? रेक्टिलिनियर मोशन. बोथ द पार्टिकल आर इन द रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. क्या मेरी बात क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कर लो. मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से. मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? बताओ आंसर. फिर x की कितनी वैल्यू है? फिर तुरंत खुश हो गए. अगर एक इक्वेशन है, ध्यान सुनना मेरी बात, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इज इट सॉल्वेबल? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इज इट सॉल्वेबल? थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, सॉल्व हो जाएगा. अगर आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 200, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 300, क्या ये सॉल्वेबल है? यस. टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? ज्यादा लगेगा. क्या हुआ? पहले में कितने वेरिएबल थे? 2. बाद में कितने वेरिएबल आ गए? 3. क्या वेरिएबल बढ़ने से टाइम ज्यादा लगा? कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई? ऐसे ही सर्कुलर मोशन में सडनली वेरिएबल बढ़ जाएगा. सर्कुलर मोशन में कौन, सॉरी रोटेशनल मोशन में कौन बढ़ जाएगा? बोलो बेटा, वेरिएबल्स बढ़ जाएगा. सोचो कैसे. पार्टिकल लीनियर मोशन में उसके पास 3 ही 4 चीज थी. क्या क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. कहानी खत्म थी. अब पार्टिकल के पास क्या क्या होगी? सोचो. लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. पहले 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल बन गए? 6. तो वेरिएबल बढ़ गया तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. इसीलिए कई बार ये रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है? और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या बढ़ जाता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो अगर आपको मोशन इन 1 डायमेंशन मुश्किल लग रहा था ना, सडनली इजी लगने लगेगा रोटेशन के बाद. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सडनली आपको क्या लगने लग जाएगा? वो इजी है ना. कोई चीज इजी करनी है तो क्या करो? उससे मुश्किल काम कर लो. यस और नो? ठीक है ना. तो आप अपने सर्कुलर मोशन के बाद मोशन इन 1 डायमेंशन के और लॉज ऑफ मोशन का बेसिक कंसेप्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन रोटेशनल में यूज होगा, वो आप साथ साथ अपना कंप्लीट करते रहे.
चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मोशन लिखो कर्वीलिनियर मोशन। ट्रांसलेशनल के बाद इधर लिखो कौन सा, रोटेशनल नहीं, दिस इज माय कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर कैसा मोशन बोलो बेटा, कर्वीलिनियर। तो कर्वीलिनियर में क्या हो जाएगा, देखो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे नहीं मूव करेगा, ये कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव करता हुआ जाए। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, नाउ दिस इज माय कर्वीलिनियर, दिस मोशन इज माय कर्वीलिनियर। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लिखो रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, कर्वीलिनियर मोशन हो गया, कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट लिखो, सीधे आ जाओ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल में भी देखो, बात को समझना, आपके एक्टिवा या बाइक में व्हील लगे हुए है, वो किस तरह के मोशन में होता है, वो होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। अगर वो बस रोटेशनल में होता तो जहां तुम थे वहीं घूम के रह जाते, वो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। दैट इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। अभी वो दशहरे वाले मेले में कैसे घूम रहा होता, देखा है? नीचे बैठो फिर ऊपर जाओ, नहीं कैसे देखा यार, क्या कहते हैं उसको, हाँ जी जायंट व्हील। ठीक है जी, जायंट व्हील, बस समझ में आ रही है, नाम ही जायंट व्हील है। जायंट व्हील का मोशन कैसा है, प्योर रोटेशनल। कैसा मोशन, कैसा मोशन है उसका, प्योर रोटेशनल। शक्तिमान देखा, शक्तिमान, शक्तिमान उड़ते हुए जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वो मोशन कैसा है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, क्योंकि वो घूम भी रहा होता था और जा भी रहा होता था। ये फैन का मोशन कैसा है, प्योर रोटेशनल। आटे की चक्की देखी है, किसने देखा कभी वहां पर, कैसा मोशन है उसका, प्योर रोटेशनल। केवल रोटेशनल नहीं बोलना, कैसे बोलना है, प्योर रोटेशनल। ठीक है, अगर मैं इसको अपने हाथ में लेकर ऐसे गोल गोल रोल कर रहा हूं, दिस इज प्योर रोटेशनल। अगर मैं अपनी जगह पर यहां पे खड़े होकर ऐसे घूम रहा हूं ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशनल। और अगर मैं घूमते हुए ऐसे बढ़ता जा रहा हूं ना, इट इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले रोटेशनल मोशन में, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशन। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशन if every particle of the body, if every particle of the body, if every particle of the body moves in a circle and the center of moves in a circle and the center of all the circle, center of all the circle lie on a straight line, lie on a straight line called axis of rotation, lie on a straight line called axis of rotation। अब ये भी बड़ा ध्यान है समझना, अगर कोई पार्टिकल प्योर रोटेशनल मोशन में होगा ना, हर रोटेशन में होगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकल कौन से मोशन में होगा बोलो बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन में होगा, तो देयर मस्ट बी सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयर मस्ट बी सम क्या होना चाहिए बोलो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखना जरा ध्यान से, फिर से मेरे ऊपर 3 पॉइंट्स बना लो, ध्यान दो जरा, 1 2 3, मैं घूम रहा हूं, तो मेरे ये तीनों पॉइंट्स भी क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। इन तीनों पॉइंट के सर्कल का कोई सेंटर होगा, जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो यहां कहीं सेंटर होगा, ध्यान से देखो, मेरे तीनों पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। से दिस इज अ रिजिड बॉडी, और इसके ऊपर मैंने ये एक पॉइंट बना लिया। अगर ये अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट भी ऐसे घूम रहा होगा, बोलो
ये पॉइंट भी ऐसे घूम रहा होगा, ये पॉइंट भी ऐसे घूम रहा होगा, बोलो यस और नो। और ये जिसके अबाउट भी घूम रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे ऑल विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है ना? एंड दिस लाइन इज कॉल्ड माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस लाइन इज कॉल्ड माय एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस। डेफिनेशन भी पढ़ो एक बार, क्या डेफिनेशन क्लियर है? दोबारा में देखो, अ रिजिड बॉडी सेड टू बी इन प्योर रोटेशन, इन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, एवरी पार्टिकल। नाउ सी, इफ आई एम रोटेटिंग लाइक दिस, कंसीडर इनफाइनाइट पार्टिकल ऑन माय बॉडी एंड दे ऑल आर मूविंग इन अ सर्कल, yes or no? Continue the line, and the center of all the circle lie on a straight line called axis of rotation। बोलो, पूरी बात क्लियर है? ठीक है ना? मैंने मान लिया है कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, हमारी इच्छा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी घुमाकर। मान लो, ध्यान देना, इसको देखना, ये रोटेशनल है कि लीनियर है? रोटेशनल का ही पार्ट है, लीनियर तो है नहीं। जब ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, देखना जरा सा, इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट बना दूं, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, और ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? बोलो यस और नो। तो अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट फिक्स था, तो नाउ इट विल गेट पार्टिकल बना दो। इतना ड्राइंग में तेज रहता तो एमएफ हुसैन नहीं बन जाता। नहीं, मेरी बात समझ में आई? पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है यार, प्रैक्टिकल फील ले लो, यस और नो? अब ध्यान से देखो, लीनियर मोशन में उसके सारे पार्टिकल कैसे लाइन पे मूव कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन पर। क्या नाउ दे आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन? नो। लिखो इसमें, लिखो, इफ द लाइन ज्वाइनिंग any two internal points, if the line joining any two internal points does not remain parallel to itself, the body is in rotation, ये भी रोटेशन का एग्जांपल हो गया कि अगर पार्टिकल की जो बॉडी के पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या नहीं रहे? बोलो बेटा, पैरेलल नहीं रहे। जैसे मान लो ये कोई एक बॉडी है और ये बॉडी थोड़ी देर के बाद मान लो इधर शिफ्ट हो गई, है ना? तो इस बॉडी के पार्टिकल के पॉइंट्स कैसे रोटेट कर रहे होंगे? देखो, ऐसे कर रहे होंगे कि नहीं? यस और नो? है ना? डॉटेड बना देता हूं, इसका मतलब बॉडी थोड़ी देर के बाद उधर कहीं शिफ्ट हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये पार्टिकल किस चीज में है? रोटेशनल मोशन में। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर तुम कोई पॉइंट बना लो, मान लो पहले इसके ऊपर एक पॉइंट यहां बना लिया और दूसरा पॉइंट यहां बना लिया, तो थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट यहां और ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। बोलो यस और नो बेटा? नाउ दिस पाथ इज पैरेलल और नॉन पैरेलल? नॉन पैरेलल। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर तुम 2 पॉइंट्स बनाओ और मोशन के समय उन दोनों पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल ना हो, तो भी तुम क्या समझ सकते हो कि दे आर इन रोटेशनल। देखो, एक सिंपल रोटेशनल मोशन को मैंने कितने तरीके से तुम्हें समझा दिया। पहली चीज तुमने क्या सीखी? उसके पार्टिकल को तुम अगर कोई भी पॉइंट बना लो, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सर्कल, और जितने सर्कल्स बनेंगे उन सबका सेंटर किस पे लाई करेगा? एक लाइन पर, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे इस फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बिल्कुल बीचों बीच है। यस और नो? और दूसरा तरीका क्या हुआ समझने का कि अगर हम लीनियर समझना चाहें तो लीनियर में वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे के क्या होते थे? पैरेलल, बट यहां पर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो।
फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ये हरजूत समझ आ रहा है शुरू से? इसके बीच के पॉइंट्स के लिए सर्कुलर मोशन बोला है, और जो जरूरत पड़ेगी वो बीच में बताता रहूंगा। सर्कुलर मोशन कल परसों तक तुम लोग सबको ही कंप्लीट कर लो बेटा, तुम भी, ठीक है? आज सर्कुलर मोशन का लेक्चर ले जाओ। डन? लिखो इन प्योर ट्रांसलेशन, नोट करके, इन प्योर ट्रांसलेशनल, in pure translational there is no angular and linear velocity, there is no angular or linear velocity between any 2 points of the rigid body, no angular or linear velocity between any 2 points of the rigid body, ठीक है? एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो इसी का, वेलोसिटी ऑफ ईच इज, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट, velocity of each point is constant at any instant. Next लिखना pure rotation, pure rotation, all particles will move in a plane, all particles will move in a plane and all points of rigid body, and all points of rigid body must have same angular velocity, all points of rigid body must have same angular velocity, all points of rigid body must have same angular velocity। दोनों पॉइंट्स पढ़ लो, फिर इसके बाद एक बेसिक पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, फिर आज की क्लास खत्म करूंगा। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, बस इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा, इसकी डिटेल फिर आपको कल की क्लास में कराऊंगा। इससे ज्यादा करा दूंगा तो रोटेशन फिर रोटेट करने लगे। आ जाओ समझो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। क्या लिखा है मैंने नेक्स्ट पॉइंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले एक बात समझो, रोटेशन को हम पढ़ेंगे कैसे। हमेशा इसको लीनियर के साथ कंपेयर करके पढ़ना। हमेशा कैसे पढ़ना बोलो बेटा? लीनियर के साथ कंपेयर कर। जब भी कोई बॉडी मूव करना चाहती है तो उसके लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है? मास। यस और नो? आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? टू रेजिस्ट इट्स change in state. If a body is in a state of rest, try to remain in the state of rest, or if a body is in a state of motion, tries to remain in the state of motion. That is called inertia. Inertia term linear के लिए डिफाइन है बेटा। किसके लिए डिफाइन है बोलो बेटा? लीनियर के लिए। रोटेशन के लिए क्या टर्म डिफाइन है बोलो बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन के लिए क्या टर्म डिफाइन है बोलो बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर तुम्हारे मन में एक सवाल तो साथ साथ जाग रहा है, सर ये है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर तुम किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लेके जाना चाहते हो, कहां लेके जाना चाहते हो बोलो बेटा? रोटेशनल मोशन। और अगर वो रोटेशनल मोशन में जाने को खुद को अपोज कर रहा है तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे एक पत्थर यहां रखा है, अगर इस पत्थर को मैं ठेल के आगे लेके जाना चाह रहा हूं और वो नहीं जा रहा है तो उस समय उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। और अगर मैं उस पत्थर को ऐसे घुमाना चाह रहा हूं और वो नहीं घूम रहा है तब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं मेरी बात समझ? तो इफ अ पार्टिकल हैव अ टेंडेंसी टू बी इन
translational motion, then the opposition is known as the inertia. But if a particle tends to be in rotational motion, then the opposition is known as my moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई पार्टिकल अगर रोटेट करना चाहता है और अगर उस रोटेशन को भी कोई अपोज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले बेसिक डेफिनेशन लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन फटाफट लिखो। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। Inertia is a property of a body to resist the change in linear state of motion. To resist the change in linear state of motion. It is measured by the mass of body. It is measured by the mass of the body. ठीक है? मास ऑफ द, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, measure of its ability to resist measure of its ability to resist change in its rotational state of motion. Change in its rotational state of motion. पहले दोनों बातें ठीक है? ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अब देखना जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आज बेसिक बात बताऊंगा, इकट्ठे सब बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो मैं एक एग्जांपल के से तुमको समझाता हूं। मान लो हरजोत आज ट्यूशन साइकिल पर आया है। किस पर आया है? साइकिल पे आया है। तो तुम सबने एक्टिवा चलानी सीखी थी, सबने सीखी होगी। सबसे ज्यादा परेशानी कब आती थी? मोड़ते टाइम, टर्न करते समय। जब याद करो वो दिन, अब नहीं, अब तो तुम तो लेके शेर बन चुके हो। तब जब सबसे शुरू में सीखी थी तो सीधा तो फिर भी काम ठीक था, बैठे निकल लिए। जैसे मोड़ने की बारी आई तो कंफ्यूजन हो जाती थी। क्यों हर्षिता? है ना? टर्निंग के समय कंफ्यूजन हो जाती थी। बोलो भाई, यस और नो? तो तुमको सबसे ज्यादा एक्टिवा सीखते समय किसमें प्रॉब्लम आती थी? टर्न लेते हुए। किसमें प्रॉब्लम आती थी? बोलो बेटा, टर्न लेते हुए। तो देखो, टर्न लेने का तरीका, जरा टर्न लेने वाली बात करते हैं, क्योंकि अभी हम सीधा तो चलना नहीं है, हमें हर चीज क्या करना है? घुमाना है, टर्न लेना है। टर्न इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, यस और नो? अच्छा देखो जरा, मान लो आज हरजोत साइकिल पर आया और सामने वाली गली पे टर्न लेनी। चलो जी, बहुत अच्छा। अगले दिन एक्टिवा पर आया। अब जब वो एक्टिवा पे टर्न ले रहा होगा, एक्टिवा का मास, जनरल मास ज्यादा होगा, साइकिल से कम होगा। टर्न लेने समय भी मास ज्यादा होगा। तो टर्न लेते समय अकेला मास नहीं काम करेगा, दो फैक्टर काम करेगा। मान लो एक जगह पे हरजोत जैसा एक यंग बच्चा टर्न ले रहा है और एक कोई पुराने बूढ़े अंकल टर्न ले रहे हैं। तुम दोनों के टर्न करने के तरीके से समझ जाओगे कि कौन सा बूढ़ा अंकल टर्न ले रहा है और कौन ऐसा कूल डू टर्न ले रहा है ना? कैसा टर्न मारता है ये लोग? और अंकल जी बोलो यस और नो? सेफेस्ट टर्न, गली के बिल्कुल ऐसे टर्न। आजकल अंकल वैसे स्मार्ट हो गया, आजकल टर्न मारने लगे। परसों मिला था एक, ऐसे टर्न मारा था बिना हॉर्न दिए हुए। समझ में नहीं आ रही है? लेकिन अगर कोई सेंसिबल आदमी है तो वो टर्न कैसे लेगा? पूरा ऐसे रेडी से टर्न लेगा, यस और नो? और तुम कैसे टर्न लेते हो? क्विक टर्न। बात में समझ आ रही है? क्विक टर्न लेने में दिक्कत ज्यादा होती है। तो अकेला मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम टर्न कैसे ले रहे हो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ना, चलने समय क्या रिस्पॉन्सिबल था? अकेला मास। लेकिन घूमते समय क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? मास और टर्न लेने का तरीका। टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे वो भी बात करते हैं। अगले दिन हरजोत कार लेकर आए। टर्न करने में दिक्कत होगी और मुश्किल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? टर्न करने में दिक्कत कार में और ज्यादा होती है। अगले दिन ट्रक लेकर आ गए, दिक्कत बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? देखो, ट्रक वाले को टर्न करने में काफी दिक्कत होती है।
यस और नो? क्योंकि जब जिस मास को लेके वो रोटेट कर रहा है, नाउ दिस इज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं रिसेंटली कहीं होशियारपुर या कहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों ने देखा था, बहुत फेमस हुआ था वो पूरा भारा ट्राला लेकर आ रहा था, ऐसे क्विक टर्न मारा उसने, वो पूरा पलट गया, वो कार उसके नीचे ही आ गई। ठीक है, तो जब वो बहुत क्विक टर्न लेगा तो जो मास उसको टर्न लेने से अपोज कर रहा होगा, नाउ दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर चीज में कौन रिस्पॉन्सिबल था? अकेला मास। रोटेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? मास, और साथ ही साथ वो कैसे टर्न ले रहा है ये भी। तो इन दोनों फैक्टर कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथमेटिकली देखना कैसे होगा, मान लो दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज टर्निंग। ये क्या है? एक्सिस। ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या करना चाह रहा है? बोलो बेटा, टर्न करना चाह रहा है। और ये कोई एक मास है, ये क्या है? कोई एक बेटा मास m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेला मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मेथड ऑफ टर्निंग भी बोला ना मैंने बेटा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो वो r डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? बोलो बेटा, r डिस्टेंस दूर, एंड इट इज अबाउट टू रोटेट लाइक दिस। So its moment of inertia will be, it is a point size object, mr square. What is I? Moment of inertia. What is I? Moment of inertia. What is m? Mass of the body. And what is r? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, धीरे धीरे सिखाऊंगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे, ये भी मैं तुमको सिखाऊंगा, वेट करो आराम से, बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूं। पर बेसिक फॉर्मूला क्लियर है? क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? बोलो, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। व्हाट इज m? Mass. What is r? Distance from axis of rotation. बात समझ में आ रही है? लिखो जरा, लिखो। The moment of inertia of a rigid body, the moment of inertia of a rigid body, about a fixed axis is defined as the product of mass and square of their respective distance from axis of rotation. Respective distance from axis of rotation. पहले डायग्राम बना लो, फिर आगे की बात करते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? अगर यहां पर इसी की जगह पर पहले डायग्राम बना लो, फिर तुमने एक और डायग्राम बनाना। ये रब कर दो। पहले एक बॉडी के लिए बना लो, फिर बहुत सारी बॉडीज के लिए बना लो। मान लो इसी की जगह बहुत सारी बॉडीज है, m1 r1, मान लो दूसरी बॉडी है m2, और फिर उसका डिस्टेंस कितना है मेरे पास? r2। यहां पे एक बॉडी है m3, और इसका डिस्टेंस कितना है मेरे पास? r3, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। मेरे पास एक बॉडी क्या है? बोलो बेटा, mn, और इसका डिस्टेंस क्या है मेरे पास?
आर एन, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बेटा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर डॉट 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 mmrn स्क्वायर। बोलो यस और नो। पहले सिंगल का लिख लो फिर इनका भी लिख लो। ये सब कोई ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई ऐसे रोटेट कर रहा है। एक्सिस केवल एक्सिस ऑफ, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, करूंगा सारी बात, रुको आराम से। Of not constant for a body, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी बॉडी का मास चेंज होता था? नो, मास वाज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का कांस्टेंट नहीं होता, ये एक ही समय पे बहुत सारा हो सकता है। तो लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। It depends on the axis of rotation. It depends on the axis of rotation. Next point लिखो, moment of inertia depends on mass of body. Depends on mass of body. Higher the mass, higher is moment of inertia. ये भी है, मास है, लेकिन अकेला मास नहीं है। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। जब मैंने उस साइकिल, कार और ट्रक का एग्जांपल दिया तो किसको चेंज कर रहा था? मास को भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी। और लिखना थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। हाँ, हायर द मास, हायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Third point, it depends on shape and size of body. It depends on shape and size of body. Next point लिखो, it depends on the position and orientation of axis of rotation. It depends on the position and orientation of axis of rotation. ये और किस पे डिपेंड करता है बोलो बेटा? पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पे। अब ये पोजीशन ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इसी की डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करें। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहां तक पहले एक बार गो थ्रू हो जाओ, कोई डाउट है तो पूछो।